हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉडसन इन्फो पर। यह एक प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है जो 7 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है और जिनका भी आगे एग्ज़ाम होने वाला है वो ज़रूर देख कर जाए। इसमें ऑल सब्जेक्ट है, मैथ्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, अलग अलग हर एक सब्जेक्ट का यहाँ 100 का क्वेश्चन सेट दिया गया है। ठीक है, आप अगर इसमें 60+ ला रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ईमानदारी पूर्वक आप देखो कि आपको कितना आ रहा है और वीडियो के अंत में कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बात हुआ अभिलेख की। तो अभिलेख का मतलब होता है, सबसे पहले अभिलेख का प्रयोग किसने किया था? तो अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। ठीक है, और अभी देखिए, अभिलेखों के अध्ययन को हम कहते हैं एपिग्राफी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एपिग्राफी। ठीक है, अभिलेख क्या होते थे कि राजा को अगर अपनी प्रजा से कुछ कहना होता था तो बड़े बड़े पत्थरों पर या स्तंभ पर लिखवा के गड़वा दिया जाता था, उसी को अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, तो अभिलेखों का प्रयोग करना जो सबसे पहले प्रारंभ किए थे वो अशोक किए थे, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। अब बात करें मौर्य वंश, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार का ही पुत्र था अशोक। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इतनी बात जाने कि अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अब सभा और समिति राजा की सलाह देने वाली संस्था थी, इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ठीक है, अब देखिए कह रहा है सभा और समिति। राजा हुआ करता था, उसको सलाह देने वाली 2 संस्था थी, सभा और समिति। तो इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईशान। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक जो पॉलिटी का वीडियो है, आर्टिकल महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद से देखा जा रहा है कि बहुत सारे प्रश्न जो है अनुच्छेद से पूछे जा रहे हैं। तो एक वीडियो मैं ला रही हूँ जो कि पॉलिटी का होगा, जिसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे। अगर आप उसे पढ़ लोगे तो आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा एग्ज़ाम में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ का सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब चलिए, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, बिल्कुल सही है। उसके पिता का नाम फिलिप था, ये भी राइट है। फिलिप 359 ईस्वी में मकदूनिया का शासक बना था। ठीक है, सही है। इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व कर दी गई, ये भी सही है। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया, बिल्कुल सही है। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था, ये भी राइट है। तो मतलब जितने भी कथन है इसमें सभी राइट है। और एक था सिकंदर के जल सेना जिसका नाम था निर्याकस, यह भी प्रश्न में पूछा जा चुका है कि सिकंदर के जल सेनापति का क्या नाम था? तो निर्याकस। ठीक है, और सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। यह जब भारत आया था उस समय नंद वंश का शासन चल रहा था और धनानंद राजा थे। ठीक है, अब बात करें नंद वंश की, तो नंद वंश की जो संस्थापक थे वो महापद्म नंद थे। कौन थे? महापद्म नंद। तो इस क्वेश्चन को देखें तो ये सारे कथन सही हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब पूछेगा सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हो गई? तो सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी बेबीलोन नाम के स्थान पर हुई थी। अब चलिए अगला प्रश्न है, घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो ये देखिए दिल्ली सल्तनत की बात है। ठीक है, कह रहा है कि घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया। ठीक है, घोड़ा दागने का मतलब होता था एक मुहर रहता था जिससे घोड़ा पर छाप लगा दिया जाता था, ये अच्छे घोड़े हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में एक वंश था खिलजी वंश,
जो कि 1290 से 1320 तक शासन किया था। ठीक है, 1290 से 1320। तो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन थे? जलालुद्दीन से खिलजी। और सबसे महान शासक हुआ अलाउद्दीन खिलजी। इसी ने घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ की थी। ठीक है, क्या होता था कि जब युद्ध होते थे ना, तो जो सैनिक होते थे खराब नस्ल के घोड़े लेके चले जाते थे। ठीक है, राजा से पैसे लेते थे अच्छे नस्ल के घोड़े का, लेकिन युद्ध में खराब नस्ल के घोड़े लेके चले जाते थे, जिससे हानि हो जाती थी। इसलिए जब अच्छे नस्ल के घोड़े खरीदे जाते थे तो उनको दाग लगा दिया जाता था, मोहर लगा दिया जाता था, कि उसी को कहते थे घोड़ा दागने की पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं फिरोज शाह। ठीक है, तो फिरोज शाह जो थे तुगलक वंश के शासक थे। किसके थे? तुगलक वंश के शासक। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में कई वंश आए, उसमें से एक था तुगलक वंश। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में आया गुलाम वंश। ठीक है, कभी कभी सजाने के लिए दे देता है, बताइए कौन कौन किस क्रम में आए। फिर आए खिलजी वंश, फिर आए तुगलक वंश, फिर सैयद, फिर लोदी। ठीक है, तो इस तरह से इसका ट्रिक भी है, गुल खिले तो सांस लो। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 था। तुगलक सबसे ज़्यादा दिन तक शासन किया, 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद सैयद वंश, फिर लोदी वंश। ठीक है, तो यहाँ फिरोज शाह जो है ये तुगलक वंश के थे शासक। ठीक है, अब तुगलक वंश की संस्थापक की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी 1320 में। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक बने, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आए। ठीक है, तो बात करें तुगलक वंश की संस्थापक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अब फिरोज शाह यहाँ कथन पर विचार करते हैं। करा फिरोज शाह ने फतुहार्ते फिरोज शाही की रचना की थी। उनकी आत्मकथा का ही नाम था फतुहार्ते फिरोज शाही। तो यह बिल्कुल सही है। अब क्या है, जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया, ये भी सही है। फिरोज शाह ने तांबे और सोने से निर्मित सिक्के चलवाए, यह भी सही है कि तांबे सोने से निर्मित सिक्के चलवाए थे। करा इसकी मृत्यु 1338 में हो गया था, ये गलत है। देखिए, तुगलक वंश का जो शासन था 1320 से 1414 तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो गयासुद्दीन तुगलक शासन किए। ठीक है, और उसके बाद 1388 होगा। इसकी मृत्यु कब हुई? 1388। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक थे, फिर फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों का कार्यकाल देखा? तो राइट आंसर हो जाएगा निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, यह दिल्ली में सूफी संप्रदाय के संत थे। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया। इन्होंने ही कहा था दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, इनका मकबरा भी कहाँ है? दिल्ली में। एक अगर सूफी संत की बात करें तो मुइनुद्दीन चिश्ती का पूछेगा दरगाह कहाँ है, तो ये अजमेर में है। मुइनुद्दीन चिश्ती का कहाँ है? अजमेर में। और निज़ामुद्दीन औलिया का आपको दिल्ली में है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन निम्नलिखित दिए गए हैं। चलिए समझते हैं बक्सर की लड़ाई। बक्सर की जो लड़ाई हुई थी वह 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। ठीक है, किसके किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेज़ के बीच हुई थी। ठीक है, और भारत की संयुक्त सेना थी। अंग्रेज़ की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वह थे हेक्टर मुनरो, और भारत की संयुक्त सेना की तरफ से थे अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। उसके बाद थे शाह आलम द्वितीय जो उस समय मुग़ल शासक थे, और तीसरा था मीर कासिम। ठीक है, ये भारत की संयुक्त सेना थी, और इधर अंग्रेज़ थे हेक्टर मुनरो। और इसका जो नेतृत्व कर रहा था संयुक्त सेना, नेतृत्व कर रहे थे अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बक्सर के युद्ध में भारत की संयुक्त सेना की पराजय हो जाती है। ठीक है,
तो पराजय हो जाती है, बदले में इसे हर्जाना भी देना पड़ता है। और 1765 में संधि होती है जिसे हम कहते हैं इलाहाबाद की संधि। कहेगा इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो 1765 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब पढ़ते हैं कथन। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई, बिल्कुल सही है। दूसरा है यह युद्ध अंग्रेज़ एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई, बिल्कुल सही है। इस युद्ध में अंग्रेज़ सेनापति हेक्टर मुनरो था। अंग्रेज़ का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। इस युद्ध में अंग्रेज़ विजयी हुए, बिल्कुल सही है। मतलब सारे कथन सही हैं, ठीक है। आई होप आपको बक्सर की लड़ाई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब किस सिख गुरु ने की मृत्यु चेचक से हो गई थी? अब चलिए सिख गुरु की चर्चा हो रही है तो जानते हैं सिख संप्रदाय के बारे में। सिख संप्रदाय जो हैं उसके संस्थापक थे गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। कुल 10 गुरु हुए उनमें, ठीक है। सबसे पहला गुरु थे गुरु नानक देव जी, ठीक है। दूसरा हुए गुरु अंगद। कौन हुए? गुरु अंगद। तीसरा जो है अमरदास। कौन है? अमरदास। चौथा रामदास, ठीक है। इसी तरह से हुए अर्जुन देव, हरकिशन, हर राय, ठीक है। अब बात करें नौवां गुरु तेग बहादुर, जिनको फांसी जो है औरंगजेब ने दे दी थी। और 10वें और अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। प्रश्न था किस गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी, ठीक है। किस गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी? तो चलिए जानते हैं। एक गुरु थे जिनका नाम था गुरु हरकिशन। अब बात करें 5वें गुरु अर्जुन देव की, तो अर्जुन देव को जो है फांसी की सज़ा जहांगीर ने दे दी थी, ठीक है। और 9वें गुरु जो तेग बहादुर थी उनको फांसी की सज़ा औरंगजेब के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और यहाँ चेचक की मृत्यु किससे हुई? तो एक गुरु थे आपको जिनका नाम था गुरु हरकिशन, ठीक है। क्या नाम था? हरकिशन। तो ये थे आप, ये सारे जो बातें थी गुरु सिख संप्रदाय से रिलेटेड था, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? अब बात कर रहे हैं उप दीवान की, ठीक है। तो जब रॉबर्ट क्लाइव बक्सर का युद्ध जब जीत गया तो उसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, लेकिन उसे दीवानी चलाने नहीं आती थी। तो उसके जगह उसने क्या किया? उप दीवान नियुक्त कर दिया, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर उप दीवान, तो 3 जगह था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग उप दीवान नियुक्त किया। तो बंगाल का पूछ रहा है, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि के तौर पे उन्हें दीवानी मिली थी, किसे? रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। तो इलाहाबाद की जो थी संधियाँ 2 हुई थी, 12 अगस्त 1765, एक 16 अगस्त 1765 को, ठीक है। और इसी संधि के तहत पर उप दीवान नियुक्त किया गया था। तो बंगाल का उप दीवान जो है आपको मोहम्मद रजा खान को किया गया। किसको किया गया? मोहम्मद रजा खान। राइट आंसर आपको हो जाएगा मोहम्मद रजा खान, ठीक है। और बिहार का उप दीवान राजा सिताब राय को किया गया था, और उड़ीसा को दुर्लभ राय को किया गया था, ठीक है। बंगाल का, ठीक है, मोहम्मद रजा खान, और दूसरा बिहार का राजा सिताब राय। और तीसरा उड़ीसा का जो कि दुर्लभ राय को किया गया था। तो ये आप राय दुर्लभ राय को किया गया था
ठीक है, ये आप तीनों का ध्यान रखिएगा, तीनों पूछ सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? अब बात कर रहे हैं गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल 1757 में क्या हुआ था? बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया पद, ठीक है। फिर उसके बाद 1833 में एक्ट आया जिसमें क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। उसके बाद फिर 1857 की जो एक्ट आया उसमें 1857 में क्या किया गया? भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कह दिया गया, ठीक है। 1858 में जो एक्ट आया था भारत का वायसराय, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल से रिलेटेड था। अभी जो भारत का वायसराय बना था उस समय लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। अब कह रहा है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो 1833 के एक्ट, ठीक है। उस समय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद है अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और किसकी नेतृत्वता में हुआ था? कौन थे अध्यक्ष? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा आर्य समाज का नारा है, ठीक है। और आर्य समाज के जो संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और 1875 में इसकी स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और पहली बार इसी संस्था में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और एक और नारा है, वेदों की ओर लौटो। कौन है? वेदों की ओर लौटो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? यह देखिए 7 अगस्त को यह पूछा भी गया है। तो यह हो जाएगा आपको फ्रांसीसी क्रांति। क्या हो जाएगा आपको? फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खूनी रविवार की घटना घटी थी। जो खूनी रविवार की घटना हुई थी रूस में हुई थी, ठीक है, 22 जनवरी 1905 को। इस दिन रविवार का दिन पड़ता था, ठीक है। 1905 में क्या हुआ था कि इस घटना के पीछे की कहानी है, जो मज़दूर लोग थे अपना निवेदन लेके राजा के पास जा रहे थे, जो उस समय प्रशासक था। उसी समय क्या हुआ, निहत्थे लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर दी गई, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए, बच्चे, बूढ़े, महिला। तो इसलिए उस रविवार के दिन को खूनी रविवार की घटना के नाम से हम जानते हैं। कब हुआ था? 22 जनवरी 1905 को हुआ था, ठीक है। ये देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न है, 22 जनवरी 1905। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो डाल रखा है स्टैटिक जीके में, उसे ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए मैं यहाँ समझा देती हूँ। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है।
इसका बहुत सारा ट्रिक है, ठीक है। एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, लेकिन वो बस राज्य के नाम में आपको याद रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या करता है, कूट में पूर्व से पश्चिम की ओर सजाए और पश्चिम से पूर्व की ओर सजाए, ठीक है। तो वैसे में आपको ट्रिक काम नहीं देगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्रम जो है पश्चिम से पूर्व है और पूर्व से पश्चिम यही उल्टा हो जाएगा। मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। तो ट्रिक याद है तो ठीक है। ट्रिक से क्या होता है, आपको राज्य के नाम याद रहेंगे, लेकिन आपको कभी कभी क्रम में सजाने के लिए दिया जा सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ सजाना है राज्य और सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। राज्य और सबसे ऊंची चोटी। केरल, तो केरल में अनाईमुड्डी है, जो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अनाईमुड्डी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपको नागालैंड, सारामती, ठीक है। उत्तराखंड में जो है आपको नंदा देवी है और तमिलनाडु में दोद्दा बेट्टा है, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो 3, 4, 2, 1 देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है, ठीक है। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यह हो जाएगा आपको थारू, ठीक है। और कहाँ के जनजाति मनाते हैं, तो यूपी और उत्तराखंड के जनजाति जो है दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र की बात कर रहा है, तो ब्रह्मपुत्र जो है मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। और तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश 3 देशों से बहती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं कामेंग, लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, ये सब इनकी सहायक नदियां हैं। तो 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र जो है, अगर ब्रह्मपुत्र की लंबाई पूछे किस किस देश से बहती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। और इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा के मैदान का पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। देखिए जो मिट्टी होती है ना कछारी, जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी कहा जाता है। तो 2 तरह की होती है, बांगर और खादर, ठीक है। जो पुरानी मृदा होती है मिट्टी, उसको हम बांगर कहते हैं, और जो नई होती है खादर कहा जाता है, ठीक है। तो पुरानी को बांगर और नई को खादर, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है, ठीक है। तो ओंकारेश्वर परियोजना जो है आपको नर्मदा नदी पर है, ठीक है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा नर्मदा, ठीक है। नर्मदा नदी जो है आपको उत्तर भारत और दक्षिण भारत को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। और बात करें इसकी लंबाई की तो 1312 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं ओरसंग, तवा, ठीक है, ये सब है। और नर्मदा जो है आपको ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये आपको नर्मदा नदी से रिलेटेड था और इसको सबसे चंचल नदी भी कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है। गन्ना पैदा करने वाला सबसे सर्वाधिक गन्ना पैदा जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है, कि इसीलिए इसे हम चीनी का कटोरा कहते हैं, क्योंकि जहाँ गन्ना होगा वहाँ चीनी का उत्पादन होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, ठीक है। तो मशीनीकृत खान जो है बेलाडीला की खान है। कौन हो जाएगा? बेलाडीला। राइट आंसर हो जाएगा आपको बेलाडीला की खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो जो है 1948 में बना था इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, और ये नागपुर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है।
बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय सही है। कंदौली राष्ट्रीय उद्यान, कंदौली नहीं होगा, चंदौली, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात नहीं महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र। तो यही राइट हो जाएगा। सुमेल पूछ रहा था हेमिस जो है लद्दाख में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो लद्दाख में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन रात किस कारण होते हैं? तो वह है क्या होगा? दिन रात जिसके कारण होते हैं। तो दिन रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं, ठीक है। एक होता है भू परिक्रमण, एक होता है भू परिभ्रमण, ठीक है। तो परिक्रमण मतलब होता है आपको मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, और परिभ्रमण मतलब होता है अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है। तो यहाँ पर दिन रात जिसके कारण होता है तो वो भू परिभ्रमण हो जाएगा। और पृथ्वी पर जो मौसम चेंज होते हैं वो भू परिक्रमण के कारण होता है, ठीक है। तो मौसम चेंज की बात करें तो भू परिक्रमण, और दिन रात होता है भू परिभ्रमण के कारण, ठीक है। अच्छा ये बताइए पृथ्वी जो है अपने अक्ष से कितनी डिग्री झुकी हुई है? कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी की बात कर रही है। तो देखिए ज्वालामुखी जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है सक्रिय, एक होता है सुषुप्त, और एक होता है निष्क्रिय, ठीक है। तो जो सुषुप्त होता है, सक्रिय है, उसमें हमेशा उद्गार होते रहता है। सुषुप्त में कभी कभी वर्षों बाद भी हो सकता है। और एक होता है मृत ज्वालामुखी, जिसमें अब उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी और एटना दोनों सक्रिय ज्वालामुखी है। तो 2 और 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। और फ्यूजियामा जो है एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है, जो कि जापान में स्थित है, फ्यूजियामा, ठीक है। और एटना कहाँ है? इटली में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकांकागुआ जो है एंडीज पर्वत पर स्थित ज्वालामुखी है। अब एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सियांग है। कौन सी है? यांगटी सियांग, जो कि चीन में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो बात करें संविधान सभा की प्रारूप समिति, तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुई थी, ठीक है। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, और BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो अन्य सदस्य की बात कर रहा है, उनको छोड़कर तो 6 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन टोटल बात करें तो 7 होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपको 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद में पूछ रहा है। तो जो विधान परिषद होता है इसकी जो चर्चा है अनुच्छेद 169 में है, ठीक है, कि विधान परिषद की स्थापना होगी और समाप्ति होगी, ठीक है। आपको पता होगा कि विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ठीक है। जिस तरह से संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उसी तरह से विधानमंडल के भी 3 अंग हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? अब कर रहा पंचायत चुनाव, तो वह हो जाएगा आपको 21 वर्ष। क्या हो जाएगा? 21 वर्ष। अब निदेशक तत्व क्या है? निदेशक तत्व क्या है? तो निदेशक तत्व होता है DPSP, ठीक है। ये भाग 4 में है और कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो अब अनुच्छेद 37 कहता है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय योग्य नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है अबाध योग्य है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो महाभियोग की जो चर्चा है अनुच्छेद 61 में है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी राष्ट्रपति पर पॉलिटी के एक प्लेलिस्ट में आप जाके देख लो, राष्ट्रपति पर बहुत अच्छे से वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, उसे देखिए। राष्ट्रपति का जितने भी अनुच्छेद हैं आपको क्लियर हो जाएगा। लोकसभा या राज्यसभा कोई भी लगा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु देश के बाहर हो गई थी। कहाँ? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। ठीक है, अब बात करें भारत के प्रधानमंत्री जो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी और तीसरा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, इन तीनों की मृत्यु पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए हो गई। ठीक है, अब प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, तो प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है? तो देखिए, प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं, जैसे संसद में जब लोकसभा में सदस्य जब बन के आते हैं, तो जो वरिष्ठतम सदस्य होता है, वरिष्ठतम मतलब उम्र में बड़ा नहीं, जो बहुत बार सदस्य बन चुका है, तो उन्हें वरिष्ठतम सदस्य कहा जाता है। तो उसे जो है राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। जितने भी सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं उनको शपथ दिलाने का काम किसका रहता है? प्रोटेम स्पीकर का होता है, और जैसे ही शपथ दिलाए उनका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा शपथों का, सदस्यों को शपथ दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? अब राष्ट्रवादी नेता जो थे वो विट्ठल भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो जो अंडमान निकोबार है वो कोलकाता उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के अधीन आता है। ठीक है, देखिए जितने भी यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें 2 के पास ही अपना उच्च न्यायालय है। एक दिल्ली हो गया और दूसरा जम्मू कश्मीर। ठीक है, बाकी किसी न किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में हुई थी और जम्मू कश्मीर 1928 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा की सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने में संबंधित है? तो देखिए, जो वृद्धि लोकसभा के जो सदस्य पहले थे वह 500 थे। ठीक है, और उसके बाद 7वां संविधान संशोधन हुआ तो सदस्यों की संख्या हो गई आपको 525। ठीक है, फिर अगला संविधान संशोधन हुआ 31वां। ठीक है, 31वां, तो उसमें सदस्यों की संख्या 545 हो गई। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 7वां और 31वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? तो इसका जो वजन होता है अधिक होता है, कुछ अधिक होगा। ठीक है, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जंग का क्या होता है? Fe2O3 NH2O। ठीक है, क्योंकि वो आर्द्रता के कारण होता है, पानी के अणुओं की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, और इसको हम किस विधि से ठीक करते हैं? गैल्वेनाइजेशन की विधि से ठीक किया जा सकता है। अब H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होगा? तो देखो कितना परम एटम है इसमें, तो बस गिन देंगे। ऑक्सीजन में 4, सल्फर में 1, हाइड्रोजन में 2। ठीक है, तो 4, 1, 5, 2, 7। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, तो नोबल गैस जो आपको पता होगा, हीलियम, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब जो है नोबल गैस है। ठीक है, नॉन रिएक्टिव होते हैं। तो हीलियम के बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सारे नोबल गैस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। अब सोडा वाटर क्या है? जो सोडा वाटर है वह है गैस द्रव विलयन। क्या है? गैस में द्रव विलयन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ठोस द्रव विलयन की बात करें तो हो जाएगा जेल। क्या हो जाएगा? जेल। और द्रव विलयन की बात करें तो हो जाएगा पायस। ठीक है, पायस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें सोडियम रहता है। जहाँ भी पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है क्या होता है? सोडियम का प्रयोग किया जाता है। सोडियम को Na से डिनोट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। यह 7 अगस्त के एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ है। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है। ठीक है, तो जी का वैल्यू पूछा गया था एग्जाम में 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक पूछ रहा है तो पिलास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पिलास। ठीक है, यह प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय वेग की विमा क्या होती है। कोणीय वेग की विमा पूछ रहा है, तो आपको पता है रेडियन बाय हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/सेकेंड, इसका मतलब हो गया 1/t, तो t-1, तो हम इसको लिख सकते हैं m0 l0 t-1। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। अब देखिए आवर्तकाल को हम कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड 2π√L/g। तो ये जो डिपेंड करता था लंबाई और गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करता था, आयाम पर डिपेंड नहीं करता था, तो यह अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। तो सबसे अधिकतम ऊर्जा गामा एक्सरे। ठीक है, सबसे विद्युत चुंबकीय किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, तो यहाँ पर देखिए गामा है, तो गामा दिया नहीं है ऑप्शन में, तो एक्स किरण हो जाएगा। और सबसे कम पूछ रहा है, सबसे कम रेडियो में होगा। नेक्स्ट है, एक हीटर जिसकी शक्ति 1250 वाट है, जिसका विभव 115 वोल्ट है, तो प्रतिरोध और हीटर में धारा निकालना है। तो ठीक है, तो आपको पता होगा P = V² होता है, तो यहाँ से हम R निकाल लेंगे, और करंट का होता है I² तो यहाँ से हम करंट निकाल देंगे। फार्मूला मैंने बता दिया है, आप निकालने से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। ये सब फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, कार के हैंड लैंप में प्रयुक्त दर्पण होता है। कार के हैंड लैंप में करा है, तो ये हो जाएगा पाराबोलिक अवतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पाराबोलिक अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरणें की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसमें जो होते हैं किरण को सघन से विरल के माध्यम में गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए सघन से विरल, तो कांच से जल में गुजरेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर, और जो आपको ये हीरे का चमकना, और जो मृग मरीचिका दिखता है। ठीक है, जैसे रोड पे आपको चलते चलते पानी दिखने लगे, जिसको मिराज कहते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और यहाँ से हो जाएगा आपको कांच से जल। नेक्स्ट है, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था। तो ये आपको 1986 हो जाएगा, राइट आंसर 1986, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, और वायु संरक्षण पूछेगा। ठीक है, तो 1981 में हुआ था। ठीक है, और मेट्रो 1987 से 89। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। तो पारिस्थितिकी मित्र जो नहीं है वह यूकेलिप्टस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको यह जो है आतंक कहा जाता है, जंगल का आतंक। ठीक है, यह क्या करता है, जहाँ पर ये उगता है वहाँ के एक भी पौधे को उगने नहीं देता, क्योंकि यह इतना जल को अवशोषित करता है कि बाकी पौधे मर जाते हैं। नेक्स्ट है, 8 बीटों के समूह को क्या कहते हैं। तो 8 बीटों के समूह को हम बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइट। नेक्स्ट है, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है। तो ब्लैक बॉक्स कहने के लिए ब्लैक है, इसका कलर जो होता है नारंगी रंग का होता है।
ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है ऑप्शन नंबर डी। देखिए हवाई जहाज़ में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो हर चीज़ को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। अगर एरोप्लेन क्रैश भी हो गया तो हमें जानना है कि इसके अंदर क्या घटना हुई थी, तो ब्लैक बॉक्स से हम जान सकते हैं, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है। तो यह ऑरेंज कलर का नारंगी कलर का होता है। नेक्स्ट है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांतों को प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था, तो ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। यह हो सकता है कि ये प्रश्न आ सके, ठीक है, क्योंकि चार्ल्स डार्विन के बारे में पूछा जा चुका है। तो उत्परिवर्तन के सिद्धांत कौन दिए थे, ह्यूगो डी ब्रीज ने दिए थे। अब नेक्स्ट है माइक्रोराइजा एक सहजीवी संबंध है। सहजीवी मतलब होता है दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो, ठीक है, एक नहीं रहेगा तो दूसरा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे लाइकेन जो है सहजीवी है कवक और शैवाल का, ठीक है, कवक और शैवाल का सहजीवी कौन है, लाइकेन। तो माइक्रोराइजा पूछ रहा है तो यह कवक और पौधों के मध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कवक और पौधों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से, देखिए पादप जो होता है, पादप सेल और जंतु सेल, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, उसमें क्या होता है कि जो कोशिका बने होते हैं कोशिका झिल्ली से बने होते हैं, लेकिन दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, लेकिन जो पौधे होते हैं उस पर बाहरी आवरण होता है कोशिका भित्ति, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि एनिमल में नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट है देखिए अस्थियाँ और नाम है, ठीक है। अगर आप ब्रेस्ट बोन को हम क्या कहते हैं, तो स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। कॉलर बोन को हम कहते हैं क्लेविकल, क्या कहते हैं, क्लेविकल। नो कैप को कहते हैं पेटेला, जो घुटना में होता है। शोल्डर ब्लेड को हम कहते हैं स्कैपुला, ठीक है, ये हड्डियों के नाम हैं। तो आप देख लीजिए 4 1 2 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है। पूंछ की बात कर रहा है, ठीक है। अब पहले पूंछ हुआ करती थी, अब जो है ये जो राइट आंसर हो जाएगा बृहदांत, ठीक है, इसका मतलब होता है बड़ी आंत। बड़ी आंत का ही भाग होता है पूंछ, ठीक है। बड़ी आंत 3 भागों में बांटते हैं, कोलन, सेटनम और रेक्टम, ठीक है। तो ये जो सेटनम होता है इसी का भाग होता है पूंछ, सेक्टम का, कोलन, सेक्टम और रेक्टम। और क्षुद्रांत मतलब होता है छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ठीक है। देखिए मैंने बोला था ना विटामिन से एक प्रश्न रहता है, आप सारे विटामिन के नाम याद रख लीजिएगा। तो विटामिन डी को हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल, और बात यहाँ कर रहा है ऑर्गो कैल्सीफेरॉल, तो ये विटामिन D2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विटामिन D2। और विटामिन D3 को हम कहते हैं कैलो कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई को हम कहते हैं टेकोफेरॉल। इसका एक ट्रिक होता है, रथ एक टॉफ़ी, ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। आप नोटबुक में लिख के आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। तो शरीर ताप को जो नियंत्रित रखेगा हृदय रखेगा, और ग्रंथि पूछे तो हो जाएगा हाइपोथैलेमस, ठीक है, कौन हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। तो बायोडीजल बनाने में जो होगा रतनजोत, ठीक है, इसी को कहते हैं जट्रोफा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको रतनजोत, जो बायोडीजल बनाने में काम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीटी का टीका निम्न में किसके काम नहीं आता है। तो डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, परट्यूटिस और टेटनस, ठीक है, डीपीटी, टी से टेटनस। तो आप देख लीजिए हुपिंग कफ जो होता है उसी को हम परट्यूटिस कहते हैं। तो पोलियो के काम में नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको, पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक मछली है।
तो मछली की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा आपको समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो यह आपको हो जाएगा भाखड़ा बांध। कौन सा हो जाएगा? भाखड़ा बांध। सबसे लंबा पूछे तो हीराकुंड बांध, सबसे ऊंचा पूछे टिहरी बांध, ठीक है। यहाँ गुरुत्वीय पूछ रहा है तो भाखड़ा बांध, सबका आंसर अलग अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? तो वेटिकन सिटी हो जाएगा। सबसे छोटा देश भी कौन है? वेटिकन सिटी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आबादी वाला कौन है? अधिक आबादी तो टोक्यो है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? तो शांति का प्रतीक जो है ओलिव की शाखा को माना जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ओलिव की शाखा। नेक्स्ट है, देखिए समाचार पत्र है और प्रकाशन स्थल है। ली फिगारो पेरिस सही है, वॉशिंगटन पोस्ट गलत है, न्यूयॉर्क नहीं होगा, वॉशिंगटन ही होगा, ठीक है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, गलत पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज़ का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। कहाँ है? लग्जमबर्ग में, ठीक है। जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी थी। अब नेक्स्ट है, विश्व मौसम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कर रखा है दिवस पर, ठीक है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। उसमें 30 प्रश्न हैं डिटेल से। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा 23 मार्च, ठीक है। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। श्योर रखिए, हर एग्ज़ाम में 2 प्रश्न आते हैं विज्ञान दिवस से, तो वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटेनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो बॉटेनिकल गार्डन कोलकाता के शिवपुर में है, ठीक है। राइट आंसर शिवपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल को हम राजघाट कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, राजघाट। चैत्रा भूमि हम कहते हैं BR अम्बेडकर के समाधि स्थल को, चैत्रा भूमि। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम आपको हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। और जो कर्नाटक का है यक्षगान है। कौन सा है? यक्षगान। और उत्तर प्रदेश में कौन सा किया जाता है? कथक, ठीक है। एक होता है मणिपुर का मणिपुरी, और एक होता है मोहिनीअट्टम, और एक होता है कथकली। दोनों जो है कहाँ के हैं? केरल के हैं। कुचिपुड़ी ये सब शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से हम जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को। किसको जानते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया था? तो INS विक्रांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट, INS विक्रांत। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो सौराष्ट्र ने जीता था 2023 का ट्रॉफी। नेक्स्ट है, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह हो जाएगा आपको अहमदाबाद, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। नेक्स्ट है, देखिए व्यक्ति का रहा संबंधित क्षेत्र का रहा। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही हैं। साजी केबी नाबार्ड के नए अध्यक्ष। मेघना अहलवाद ITFI की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। तो सभी सही है, उपयुक्त में से सभी सही है, ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट है, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह आपको हो जाएगा मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। मॉन्ट्रियल कहाँ हो जाएगा? कनाडा में। अब देखिए, कर बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो बिजली का पर्यायवाची होता है दामिनी, चंचला, तरित, ठीक है।
ये तीनों जो है बिजली के पर्यायवाची हैं, लेकिन वितुंडा नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो यह तुम कहाँ पढ़ते हो तो प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में अवयवी भाव है। देखिए मैंने बताया था कि कोई भी अवयव अगर पहले लगे तो वो अवयवी भाव में चला जाएगा। ठीक है, यथासंभव। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा? योग रूढ़ मतलब होता है ऐसे शब्द जिसका कोई तीसरा मीनिंग हो। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपको चक्रपाणी। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैथ का आप प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ये चीज़। चलिए वीडियो कैसी लगी और आपको कितने मार्क्स आए यह कमेंट सेक्शन में ईमानदारी पूर्वक कमेंट कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनका एग्ज़ाम होने वाला है वो ज़रूर देख के जाएं और 7 अगस्त को किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसकी वीडियो ज़रूर देखें। और जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं उन्हें भी एक नज़र देख के जाए, वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वो भी वीडियो मैंने डाल रखा है। प्रमुख पुस्तक और जो दिवस है उनको भी देख के जाइए, उनसे 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।